हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय रोशन। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं A to Z बैच, ठीक है। और A to Z बैच के अंदर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? अभी A to Z बैच के अंदर हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, ठीक है। कल इसकी पहली क्लास मैंने आपको पढ़ा दी है। अगर आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखी तो पहले आप वो जाके देख लेना, क्योंकि आपको आज की क्लास ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। अगर आप कल की क्लास देख लेते हो वैसे समझ में आ जाएगी, लेकिन फिर भी अगर आप एक सीक्वेंस में देखते हो तो उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला, ठीक है। मैंने आपको इसके बारे में बताया था। ये पहली बात तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक क्यों है? क्योंकि एक टॉपिक पढ़ के आप 3-4 टॉपिक्स को टच कर जाते हो। ग्रामर के ऐसे 3 से 4 टॉपिक्स हैं, 3 से 4 ऐसे चैप्टर्स हैं जो इसके अंदर सारे के सारे इंक्लूडेड हैं। यानी कि इसके ये अपने आप में कोई अलग से टॉपिक नहीं, आप इस चीज़ को समझो। इसमें बस आपको ये समझाया गया है कि एक सब्जेक्ट के और एक वर्ब के बीच में जो समझौता होता है, जो अग्रीमेंट होता है, आप ऐसे समझ के चलो कि सब्जेक्ट कहता है कि भाई देख मैं तो ना सिंगुलर बनूंगा, तो पता है इसके पीछे पीछे जो वर्ब है वो भी कह देता ठीक है अगर तू सिंगुलर तो मैं भी सिंगुलर। सब्जेक्ट कहता है कि नहीं भाई मैं तो प्लूरल बनूंगा, ठीक है। तो वर्ब क्या कहता है? अगर तू प्लूरल तो मैं भी प्लूरल, यानी कि तू जहाँ जहाँ मैं वहाँ वहाँ, ठीक है। यानी कि इसके पीछे पीछे ही रहता है। कहने का मतलब है कि सब्जेक्ट को देख के आप वर्ब लगाते हो सेंटेंस के अंदर। जैसा सब्जेक्ट होगा वैसा ही वर्ब होगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपका वर्ब भी क्या होगा? प्लूरल होगा। मैंने इसके बारे में कल आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। आज की क्लास हम शुरू करते हैं। ये पढ़ना है हमें, कल हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हाँ, आज यहीं से पढ़ना है हमें, यहीं से 5 तक कल हमने पढ़ा था, 6 से पढ़ना है हमें, ठीक है। ध्यान देना सभी को और नोट करते हुए चलना है आप सभी को, ठीक है भाई। नोट करते हुए चलोगे प्रॉपर तरीके से। चलो देखो क्या लिखा हुआ है, द वर्ब ऑलवेज अग्रीज विद द मेन सब्जेक्ट। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आपका जो वर्ब होता है वो हमेशा किसके साथ अग्री करेगा? आपके मेन सब्जेक्ट के साथ में। कई बार सेंटेंस के अंदर इतनी सारी चीज़ें लिखी होती है ना कि अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें से हमारा मेन सब्जेक्ट कौन सा है, क्योंकि उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें लिख दी जाती है, ठीक है। जैसे मैं अगर लिख दूं या तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, पेरेंट्स, ऐसे लिख दूं मैं, पेरेंट्स ऑफ सतीश, मैं ऐसे लिख दूं। तो आप में से काफ़ी को तो पता होगा आगे जो भी मेरे को वर्ब लगाना है, तो आपको पता होगा कि इसमें से जो मेन सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग लगेगा, ठीक है। मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगा। लेकिन कईयों को यही नहीं पता लग पाएगा कि सब्जेक्ट पेरेंट्स हैं या सब्जेक्ट सतीश है। कईयों को यही नहीं पता लग पाता और वो क्या करते हैं, ऐसे में गलत कर देते हैं। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपका जो मेन सब्जेक्ट है वो क्या है, क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता तब तक आप वर्ब कैसे लगाओगे, है ना। क्योंकि वर्ब किसके साथ लगेगा? अग्रीज विद द मेन सब्जेक्ट, ठीक है। वैसे इसके अंदर आपको पता है जो पेरेंट्स है वो क्या है? आपका मेन सब्जेक्ट है। ऐसा क्यों बता रहा हूँ मैं? क्योंकि जो ऑफ है ना, ये क्या है? प्रपोजिशन है, ठीक है। और प्रपोजिशन के बाद हमेशा क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट यानी कि प्रपोजिशन अपने बाद जो है एक ऑब्जेक्ट कैरी करता है। क्या कैरी करता है? ऑब्जेक्ट। कभी भी सब्जेक्ट कैरी नहीं करता। तो प्रपोजिशन के बाद जो सतीश है तो ऑब्जेक्ट हुआ। मेरी बात समझ में आ रही है? आप ऐसे भी समझ सकते हो कि ये आपका मेन सब्जेक्ट है कि पेरेंट्स। अब अगर पेरेंट्स हैं तो किसके पेरेंट्स हैं? सतीश के। यानी कि ये जो है ना पूरा का पूरा ये क्या है? ये बेसिकली आपको सब्जेक्ट के बारे में आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है कि पेरेंट्स हैं। किसके पेरेंट्स हैं? सतीश के। तो ये जो सतीश के है यानी कि ऑफ सतीश है, ये आपको पेरेंट्स के बारे में क्या दे रहा है? एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे सब्जेक्ट क्वालिफायर। क्या बोलेंगे इसको हम? सब्जेक्ट क्वालिफायर। जो सब्जेक्ट के बारे में आपको क्या देता है? एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी, ध्यान से देखो। अब आपको पता लग गया यहाँ पर जो वर्ब आएगा वो किसके अकॉर्डिंग आएगा? वो आएगा आपके पेरेंट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है भाई। समझ में आ गया इतना? देखो पढ़ो क्या लिखा है। देखो क्या लिखा हुआ है, द वर्ब ऑलवेज अग्रीज विद द मेन सब्जेक्ट एंड नॉट विद द क्वालिफायर या एपोजिशन। कई बार बच्चे क्वालिफायर को देखकर लगा देते हैं, कई बार एपोजिशन को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। अब क्वालिफायर क्या है, एपोजिशन क्या है, मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझना। पहले सब्जेक्ट क्वालिफायर को समझते हैं। देखो, अ वर्ड एक ऐसा वर्ड दैट गिव्स एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। एक ऐसा वर्ड जो आपको सब्जेक्ट के बारे में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, यानी कि अतिरिक्त जानकारी आपको देता है सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। या फिर कह सकते हो अ वर्ड एक ऐसा वर्ड दैट क्वालिफाइज अ सब्जेक्ट, जो क्या करता है? एक सब्जेक्ट को क्वालिफाई करता है। क्वालिफाई करने का मतलब उसके बारे में वही मतलब है। क्वालिफाई करने का मतलब यही है, एडिशनल इंफॉर्मेशन देना।
कोई ऐसा वर्ड जो आपको सब्जेक्ट के बारे में क्या देता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन, उसे हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट क्वालिफायर। तो आपका जो भैया वर्ब लगेगा ना, ये जो वर्ब है ये लगेगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, नॉट अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट क्वालिफायर। सब्जेक्ट क्वालिफायर के अकॉर्डिंग नहीं लगाना, आपको लगाना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं विद एग्जाम्पल्स। अच्छा, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं उन सब में आपको ब्लैंक दिखाई देगा, तो आपको कोशिश ये करनी है कि मेरे सॉल्व कराने से पहले स्क्रीन को पॉज करके आप इनको खुद फिल करो, क्योंकि जब तक आप खुद फिल नहीं करोगे इनको, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि आप सीख पा रहे हो या नहीं सीख पा रहे हो। तो आप कोशिश करो कि आप इनको खुद फिल करो, क्योंकि मैंने ऊपर आपको एक कॉन्सेप्ट बताया, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं, अब आप इनको फिल करो और मुझे बताओ कि यहाँ पर वॉज आएगा या फिर यहाँ पर वर आएगा। ठीक है, चलो कर लिए होंगे आपने दोनों क्वेश्चंस, नहीं किए तो कर लो, जल्दी से करते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, अ पैकेट ऑफ सिगरेट्स, अ पैकेट ऑफ सिगरेट्स वॉज फाउंड इन हिज पॉकेट। यानी कि आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, आप इसको ग्रामेटिकली कर सकते हो, इस वाले कॉन्सेप्ट को याद रखें, या फिर आप इसको क्या कर सकते हो, आप इसको लॉजिकली कर सकते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाकर। कैसे कर सकते हो, अरे भैया देखो, मैंने कहा अ पैकेट ऑफ सिगरेट्स वॉज या वर फाउंड इन हिज पॉकेट, उसके पॉकेट में आप मुझे बताओ मिला, उसके पॉकेट में क्या मिला, पढ़कर आपको क्या लग रहा है, अ पैकेट ऑफ सिगरेट्स, उसके पॉकेट में हमें सिगरेट्स मिले बहुत सारे, या सिगरेट्स का एक पैकेट मिला, पढ़कर क्या लग रहा है आपको, अ पैकेट ऑफ सिगरेट्स, सिगरेट्स का एक पैकेट, सिगरेट्स का एक पैकेट, उसके पॉकेट में हमें बहुत सारे सिगरेट्स नहीं मिले, हमें बहुत सारे सिगरेट्स का क्या मिला, एक पैकेट मिला। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर आप लॉजिकली पढ़कर लगाते हो तो आपको पता है कि मेन सब्जेक्ट आपका क्या है, पैकेट है। और वैसे भी जो मैंने भी आपको बताया, अगर आप ग्रामर के हिसाब से जाओगे तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि जो ऑफ है, ये ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है, ये ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है। और प्रीपोजिशन अपने बाद क्या कैरी करता है भैया, प्रीपोजिशन अपने बाद जो है एक ऑब्जेक्ट कैरी करता है, सब्जेक्ट कैरी नहीं करता। तो आपको पता है ये तो आपका ऑब्जेक्ट है भाई, एक पैकेट है ऑफ सिगरेट्स का। आप ऐसे भी समझो कि ये जो ऑफ सिगरेट्स है ये क्या कर रहा है, इस वाले सब्जेक्ट के बारे में आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर मैं सिर्फ बोल देता अब पैकेट, एक पैकेट, तो आपके दिमाग में भी आता किस चीज़ का पैकेट, पैकेट तो बहुत सारी चीज़ों के हो सकते हैं। तो उसी की आगे जानकारी देने के लिए क्या लिखा, ऑफ सिगरेट्स। किसके पैकेट है, सिगरेट्स के। यानी कि जो ऑफ सिगरेट्स है ये आपको अब पैकेट के बारे में क्या दे रहा है, अतिरिक्त जानकारी दे रहा है। अपने आप कलर चेंज हो गया, बताओ। तो यानी कि ये आपका मेन सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, क्या हो गया आपका ये मेन सब्जेक्ट। और ये जो आपको ऑफ सिगरेट्स है ये क्या है, सब्जेक्ट क्वालिफायर है, क्योंकि सब्जेक्ट को क्या कर रहा है, ये क्वालिफाई कर रहा है, या उसके बारे में आपको क्या दे रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो यहां पर जो वर्ब आएगा वो सिगरेट्स को देखकर नहीं लगाओगे आप, क्योंकि ये क्या है, क्वालिफायर है। मेन सब्जेक्ट मैंने आपको बताया क्या है, अ पैकेट है। ठीक है, ये आपका क्या है, मेन सब्जेक्ट। ठीक है, ये आपका मेन सब्जेक्ट है। अब मुझे बताओ, यहां पर मेन सब्जेक्ट आपको पता लग गया, अ पैकेट, तो कितने पैकेट है, ये जो आपका सब्जेक्ट, ये जो आपका सब्जेक्ट है ये मुझे बताओ सिंगुलर है या प्लूरल है। तो आप कहोगे सर ये तो सिंगुलर है, क्योंकि अ का मतलब एक होता है। तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि जो वर आता है ये आता है प्लूरल के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। तो यहां पर क्या आ जाएगा भाई, वॉज। अ पैकेट ऑफ सिगरेट्स वॉज फाउंड इन हिज पॉकेट। अगला कर लिया होगा आपने, नॉलेज ऑफ एट लीस्ट 2 लैंग्वेजेस इज या आर कंपल्सरी फॉर दिस पोस्ट। कि भैया इस पोस्ट के लिए ना क्या कंपलसरी है, इस पोस्ट के लिए कंपलसरी है। तो क्या कंपलसरी है, 2 भाषाएं कंपलसरी हैं या 2 भाषाओं का नॉलेज कंपलसरी है, मुझे बताओ क्या कहना चाह रहा है। वैसे भी समझ के चल सकते हो, यहाँ पर ऑफ है, ये क्या है, प्रपोजिशन है। ध्यान से समझना, ऑफ क्या है, प्रपोजिशन है। तो प्रपोजिशन के बाद जो आएगा वो तो ऑब्जेक्ट आएगा। प्रपोजिशन के बाद तो सब्जेक्ट होता नहीं है, प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन आपका जो वर्ब है वो तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है ना, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं आता। ठीक है, तो नॉलेज किस चीज की नॉलेज, ऑफ एट लीस्ट 2 लैंग्वेजेस। भाई ये जो पूरा का पूरा है ये इसके बारे में आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। अगर मैं सिर्फ बोलूं कि नॉलेज, तो आपके मन में भी आएगा ना किस चीज़ की नॉलेज या कैसी नॉलेज, आपके मन में आएगा। तो उसी को क्लियर करने के लिए हमने आगे क्या लिखा है, ऑफ एट लीस्ट 2 लैंग्वेजेस। कि नॉलेज किसकी नॉलेज, ऑफ एट लीस्ट कम से कम 2 भाषाओं की नॉलेज। तो आपको पता है आपका जो मेन सब्जेक्ट है वो क्या है, नॉलेज है। यहाँ पर कई लोग क्या करेंगे, लैंग्वेजेस को देख लेंगे कि भैया ये तो प्लूरल है, यहाँ पर आर लगा दो, लेकिन आप गलत कर बैठोगे, क्योंकि हमारा मेन सब्जेक्ट क्या है, नॉलेज है। और नॉलेज एक अनकाउंटेबल नाउन है। नॉलेज का प्लूरल तो वैसे भी नहीं बना सकते आप। नॉलेज का प्लूरल बनाने के लिए आप क्या करते हो, आप इसके अंदर ब्रांच ऐड कर सकते हो, जैसे कि अ ब्रांच ऑफ नॉलेज, 2 ब्रांचेस ऑफ नॉलेज, आप ऐसे ऐड कर सकते हो। लेकिन नॉलेज का नॉलेजेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो नॉलेज हमेशा सिंगुलर होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नॉलेज इज आ जाएगा। ठीक है भाई,
पता लग गया क्यों रीजन? नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस इज कंपलसरी, कि भाई नॉलेज कंपलसरी है। किसकी नॉलेज? 2 भाषाओं की, कम से कम 2 भाषाओं की। तो ये क्या है? सब्जेक्ट क्वालिफायर है, इसको क्वालिफाई कर रहा है, इसके बारे में आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है भाई, आई होप आपको समझ में आ गया होगा इतना। अगला देखो, आई एज अ फादर डैश, इसको फिल करो पहले आप। देखो यहाँ पर कितने क्वेश्चन हैं, यहाँ पर 1, ये 2, अपने आप जब तक नहीं करोगे तब तक मजा नहीं आएगा पढ़ने का। ये 3, ये 4 और ये 5। ठीक है, ऊपर के चारों में आपको ब्लैंक फिल करना है और लास्ट वाले में आपको बताना है कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। जल्दी से करो फटाफट, देखते हैं आप कितने सही कर पाते हो। फास्ट सभी को करना है। देखो जब तक आप क्या है ना कि जब तक आप चीज़ों को नहीं पढ़ोगे, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, आप अगर सिर्फ इस भरोसे बैठ जाओगे कि कोई टीचर आपको पढ़ा दे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप बहुत गलत सोचते हो। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है ना। क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है, वैकेंसीज इतनी कम हैं, इसमें क्या हो रहा है ना कि आप जैसे लाखों हैं जो तैयारी कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं। तो आप इस बात से अंदाज़ा लगाया करो कि आपके अंदर ऐसा क्या यूनिक है या आपके अंदर ऐसी क्या खास बात है कि उन लाखों बच्चों का सिलेक्शन ना हो कि आपका सिलेक्शन होगा। इस चीज़ को समझा करो। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो बेयर मिनिमम करके आपका तो सिलेक्शन वैसे भी नहीं होने वाला। आपको अपने जो होता है ना कंफर्ट जोन, उससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा। जब तक रात को आप सोने जाओ और आपको ऐसा ना लगे कि भाई मैंने आज कुछ किया, तब तक आप ये समझना कि आपकी तैयारी में दम नहीं है और आपका सिलेक्शन तब तक नहीं होगा। इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना भाई, ठीक है। बताओ जल्दी से, अब आपने कर लिया होगा, चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है देखो, आई एज अ फादर इज या एम डूइंग एवरीथिंग फॉर माई किड्स, कि एक पिता के तौर पर मैं सब कुछ कर रहा हूं अपने बच्चों के लिए। एक पिता के तौर पर मैं सब कुछ कर रहा हूं अपने बच्चों के लिए। देखो आई, ठीक है, एज अ फादर। अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पर जो मेन सब्जेक्ट है वो आई है या फादर है, आप मुझे बताओ। तो आप कहोगे कि सर ये जो आई है ना ये मेन सब्जेक्ट है। क्यों है, रीजन बताता हूँ। देखो आई, मैं एज अ फादर, एक पिता के तौर पर, यानी कि ये जो एज अ फादर है, आपको नहीं लग रहा कि आई के बारे में आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। मैंने क्या बोला, आई यानी कि मैं, उसके बाद मैंने आगे बताया कि मैं कौन हूं, मैं क्या हूं। आई एज अ फादर, एक पिता के तौर पर, कि मैं क्या हूं, एक फादर। यानी कि ये जो लिखा है मैंने, ये क्या कर रहा है, ये जो फ्रेज है ये सब्जेक्ट को क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है। इसके बारे में क्या दे रहा है आपको, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हो कि सर ये तो सब्जेक्ट क्वालिफायर हो गया ना, ये सब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रहा है। लेकिन हमारा जो वर्ब आता है वो सब्जेक्ट क्वालिफायर के अकॉर्डिंग नहीं आता, वो तो आता है सर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और मुझे पता है यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, आई है, और आई के साथ हमेशा क्या आता है, एम आता है। लेकिन कुछ यहाँ पर क्या कर, ये लाल कैसे चल गया भाई, कुछ यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ यहाँ पर इज लगा देंगे, ठीक है। उनको लगेगा कि फादर है ना, तो फादर के साथ तो इज आएगा, वो कर देंगे आई एज अ फादर इज डूइंग एवरीथिंग। भाई कर कौन रहा है, मैं ही तो कर रहा हूं। यहाँ पर जो लिखा है डूइंग एवरीथिंग, ये करने वाला कौन है, मैं ही तो हूं। मैं कर रहा हूं किस तौर पर, एक पिता के तौर पर। तो ये तो मेरे बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन हो गई ना दोस्त, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा और आपने सही किया होगा। अगला, द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल द 5 ब्रिजेस इज या आर सपोज्ड टू बी डन टिल नेक्स्ट ईयर, कि पांचों ही जो ब्रिजेस हैं उनका जो कंस्ट्रक्शन है इज सपोज्ड, ऐसी उम्मीद की जा रही है, टू बी डन, वो हो जाएगा टिल नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर तक हो जाएगा। अब आपको बताना है यहाँ पर क्या आएगा। देखो द कंस्ट्रक्शन, और देखो यहाँ पर ऑफ है, प्रेपोजिशन है, ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हो प्रेपोजिशन है। तो प्रेपोजिशन के बाद तो हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। तो ये जो ऑल द 5 ब्रिजेस है ये हमारा सब्जेक्ट थोड़ी है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट तो वैसे भी नहीं आता। या फिर ऐसे भी समझ सकते हो, अगर मैं सीधा बोलता द कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन तो कई चीज़ों का होता है, बिल्डिंग का भी कंस्ट्रक्शन होता है, ब्रिज का भी कंस्ट्रक्शन होता है, और किसी भी चीज़ का कंस्ट्रक्शन हो सकता है, ठीक है। तो आपके दिमाग में आता ना सर किस चीज़ का कंस्ट्रक्शन। अगर मैं सीधा बोलता कि कंस्ट्रक्शन हो जाएगा अगले साल तक, तो आप कहते सर किस चीज़ के कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हो आप। तो मैं कहूँगा कंस्ट्रक्शन है किस चीज़ का, ऑफ ऑल द 5 ब्रिजेस, पांचों ही ब्रिजेस का। तो ये जो है ना भाई साहब, ये क्या कर रहा है, इसी कंस्ट्रक्शन के बारे में आपको एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है कि कंस्ट्रक्शन है किस चीज़ का, पांचों ब्रिजेस का। तो ये क्या कर रहा है, एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है कंस्ट्रक्शन के बारे में।
तो ये अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है सब्जेक्ट के बारे में तो इसको हम क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट क्वालिफायर बोलेंगे। और अभी मैंने आपको बताया कि आपका जो वर्ब आता है वो आता है अकॉर्डिंग टू द मेन सब्जेक्ट, ना कि सब्जेक्ट क्वालिफायर। तो आपको पता है यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग आएगा जो भी यहाँ पर वर्ब आएगा। और कंस्ट्रक्शन क्या है अपने आप में, बताओ। कंस्ट्रक्शन अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन को आप गिन थोड़ी सकते हो। कंस्ट्रक्शन चाहे एक बिल्डिंग का हो चाहे 5 बिल्डिंग का हो, वो तो कंस्ट्रक्शन ही होगा ना, कंस्ट्रक्शंस तो नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे भाई, सिंगुलर यानी कि इज आ जाएगा, ये हट जाएगा और ये आ जाएगा, ठीक है, इज। आई होप आपने सही किया होगा। द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल द 5 ब्रिजेस इज सपोज्ड टू बी डन टिल नेक्स्ट ईयर। दिस टाइप ऑफ कंप्यूटर्स इज या आर नॉट अवेलेबल हेयर। सेम चीज देखो, ऑफ प्रपोजिशन है और प्रपोजिशन अपने साथ अपने बाद यानी कि क्या कैरी करता है, ऑब्जेक्ट कैरी करता है। यानी कि ये जो कंप्यूटर्स है ये आपका सब्जेक्ट नहीं, ये आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है भाई। तो आपको पता है इसके अंदर जो मेन सब्जेक्ट है वो क्या है, दिस टाइप। मतलब मेन हमारा सब्जेक्ट तो यही हुआ ना कि दिस टाइप, यानी कि इसी के अकॉर्डिंग आपको आपका जो वर्ब है उसको फॉलो करना है। अब एक मुझे बात बताओ, एक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूं ध्यान से समझना। जैसे देखो, आपको पता है अगर दिस आए या दैट आए, ये दोनों ही आपको पता है सिंगुलर होते हैं। दिस और दैट दोनों क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। तो इनके साथ ध्यान रखना, याद रखने वाली चीज़ है, या तो हो जाएगा दिस टाइप ऑफ, या तो हो जाएगा दैट टाइप ऑफ, या तो हो जाएगा सॉर्ट ऑफ, दिस सॉर्ट ऑफ या फिर दैट सॉर्ट ऑफ, या फिर हो जाएगा काइंड ऑफ, ठीक है भाई, काइंड ऑफ। तो ध्यान रखना, दिस टाइप ऑफ या दिस सॉर्ट ऑफ या दिस काइंड ऑफ, क्योंकि दिस सिंगुलर है इसीलिए टाइप ऑफ ना कि टाइप्स ऑफ। इसके ऊपर भी एरर आती है, तो दिस के बाद क्या आएगा, टाइप ना कि टाइप्स, ठीक है। ऐसे क्या हो जाएगा, दिस सॉर्ट ऑफ ना कि दिस सॉर्ट्स ऑफ, ऐसी दिस काइंड ऑफ ना कि दिस काइंड्स ऑफ, ऐसी दैट के साथ दैट टाइप ऑफ, दैट सॉर्ट ऑफ, दैट काइंड ऑफ। लेकिन अगर मैं आपको बोल दूं दीज है, दीज और दोज, अगर मैं आपको बोल दूं दीज और दोज, तो ये दोनों आपको पता है प्लूरल होते हैं। दीज और दोज दोनों क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। अब इसके बाद अगर आपको लगाना हो तो आप क्या लिखोगे, टाइप लिखोगे, टाइप्स लिखोगे। तो आप कहोगे सर टाइप्स, बिल्कुल सही, टाइप्स लिखोगे, क्योंकि इनके बाद जो नाउन आएगा वो क्या आएगा, प्लूरल आएगा। तो दीज टाइप्स ऑफ हो जाएगा, ऐसी दोज टाइप्स ऑफ हो जाएगा। ऐसी मैं अगर बोलूँ सॉर्ट ऑफ, तो सॉर्ट नहीं होगा भाई, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉर्ट्स ऑफ। क्या हो जाएगा, दीज सॉर्ट्स ऑफ या दोज सॉर्ट्स ऑफ। ऐसी मैं बोलूँ काइंड लगाना है, तो काइंड ना होकर क्या बन जाएगा, काइंड्स। तो क्या बन जाएगा, दीज काइंड्स ऑफ, या फिर क्या बन जाएगा, दोज काइंड्स ऑफ। इस चीज़ को आप याद रखना, ठीक है। और ध्यान रखना, जब आप इनमें से कोई लगाते हो, ये नंबर देता हूं मैं इनको 1 और 2, जब आप 1 में से कोई लगाते हो तो इसके बाद आपको पता है वर्ब भी सिंगुलर ही आने वाला है, क्योंकि जब ये पूरा का पूरा सिंगुलर है, आपका सब्जेक्ट पूरा मिलकर बन जाएगा ना ये, तो आपका वर्ब भी क्या आएगा, सिंगुलर की फॉर्म में आएगा। और अगर आप 2 में से कोई लगाते हो, दीज या दोज टाइप्स ऑफ या सॉर्ट्स ऑफ, तो इसके साथ जो आपका वर्ब आएगा, ठीक है, वो क्या आएगा, प्लूरल आएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखना। ऊपर वाले के साथ वर्ब क्या है, सिंगुलर है। इसको आप नोट करते हुए चलना भाई, ऐसे नहीं कि आप लेटे लेटे वीडियो को देख रहे हो, इसको आप प्रॉपर नोट करते हुए चलो। एग्जाम में यही सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप स्क्रीन को पॉज करके इसको जल्दी से नोट करो, ठीक है। चलो देखो भाई, तो तीसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरे में बताओ क्या आएगा। आपको अभी मैंने बताया कि देखो दिस टाइप ऑफ, दिस टाइप ऑफ, ये दिस टाइप है ना, यानी कि सिंगुलर है। आपका जो मेन सब्जेक्ट है वो तो यही है ना, इसी के अकॉर्डिंग आपको अपना जो वर्ब है वो लगाना है, क्योंकि ऑफ के बाद जो आएगा, ऑफ एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद जो आएगा वो एक ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। और वैसे भी क्या कर रहा है ये, इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो ये सब्जेक्ट क्वालिफायर की कैटेगरी में चला गया। तो आपको जो वर्ब लगाना है वो लगाना है दिस टाइप के अकॉर्डिंग। और अभी मैंने आपको बताया कि दिस टाइप ऑफ, दैट टाइप ऑफ, या दिस सॉर्ट ऑफ, या दैट सॉर्ट ऑफ, या दिस काइंड ऑफ, दैट काइंड ऑफ के साथ में हमेशा जो वर्ब है वो क्या लगाते हैं, सिंगुलर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इज, ठीक है भाई। अगला, दीज टाइप्स ऑफ। अभी मैंने आपको बताया जब दीज हो तो टाइप्स हो जाएगा, तो ये तो ठीक है। और आगे आपको पता है जो वर्ब है, देखो ऑफ के बाद वही चीज, ये तो आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा ना प्रपोजिशन के बाद। अब इसको देखकर आपको वर्ब लगाना है, तो दीज टाइप्स है, तो मैंने क्या बताया, दीज टाइप्स ऑफ, या दोज टाइप्स ऑफ, या दीज सॉर्ट्स ऑफ, या दो सॉर्ट्स ऑफ, या दीज काइंड्स ऑफ, या दोज काइंड्स ऑफ। इनके बाद जो वर्ब आएगा वो क्या आएगा, प्लूरल। तो यहाँ से इज हट जाएगा, यहाँ पर आर आ जाएगा, ठीक है। बहुत मामूली चीजें हैं, लेकिन एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए ये इनफ है। अगर आप इनको नहीं पढ़कर जाते, आपको लगता है कि छोटी मोटी चीज़ें हैं यार, ये तो बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन एग्जाम में यही चीज़ें जो है ना कई बार आपको इतना कंफ्यूज कर देती हैं कि आप हमेशा गलत लगा के आते हैं आंसर। अगला बताओ, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको बताना था कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। देखो क्या लिखा है, दीज सॉर्ट ऑफ पीपल आर वेरी डेंजरस। आप कहोगे सर अभी आपने बताया था दीज और दोज वाले केस में क्या होता है, जो वर्ब आता है वो प्लूरल आता है। तो सर वर्ब तो प्लूरल है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पर भी देखो दीज वाला केस था और प्लूरल था, तो सर यहाँ पर भी दीज वाला केस है और वर्ब प्लूरल है, तो सर बिल्कुल करेक्ट है ये तो। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि भाई करेक्ट नहीं है।
करेक्ट नहीं है। तो आप मुझे एक बात बताओ क्यों गलत है ये? क्योंकि मैंने अभी क्या बताया था, जब दीज और दोज लगाते हो ना तो सॉर्ट नहीं होता, क्या होता है? सॉर्ट्स होता है। दीज सॉर्ट्स ऑफ, अभी बताया था मैंने, दीज ये सॉर्ट का क्या बन जाएगा? सॉर्ट्स। अब ठीक है, ये यहाँ पर आर तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। गलती क्या है यहाँ पर? यहाँ पर सॉर्ट की जगह पर क्या आएगा? सॉर्ट्स आएगा। तो दीज सॉर्ट्स ऑफ पीपल आर वेरी डेंजरस। समझ में आया? तो ये क्या था भैया? ये इनकरेक्ट था, लेकिन अब ये करेक्ट हो चुका है जब मैंने इसको दीज सॉर्ट्स कर दिया। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ मैंने आपको बताया कि जो सब्जेक्ट होता है, जो वर्ब होता है, वो हमेशा मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगता है, ना कि सब्जेक्ट क्वालिफायर के अकॉर्डिंग। ठीक है। और एक दूसरी चीज मैंने अभी लिखवाई थी, देखो एपोजिशन, यहां पर दिखाता हूं मैं, ये देखो मैंने क्या बताया था, ना तो क्वालिफायर को देखकर लगाना है और ना ही एपोजिशन को देखकर लगाना है। अब एपोजिशन क्या होता है सर? देखो एपोजिशन क्या होता है समझाता हूं। देखो पहले एक और एग्जांपल है, ये दो एग्जांपल है, इनको भी जल्दी से करो फटाफट, स्क्रीन को पॉज करो और इन दोनों को करो। बताओ यहां पर ब्लैंक में क्या आएगा, जल्दी से फटाफट। क्या लिखा है देखो, अ गैंग ऑफ रॉबर्स। आपको पता है गैंग क्या है? गैंग जो है ना एक कलेक्टिव नाउन है। आपने अगर नाउन पढ़ा हो तो आपको पता होगा कलेक्टिव नाउन क्या होता है। जैसे कई सारे एक जैसे व्यक्ति हों, एक जैसे व्यक्ति का मतलब मेरा है कि एक ही कम्युनिटी के या एक जैसा काम करने वाले या एक जैसी चीजें हों या एक जैसे जानवर हों, तो उनका जो ग्रुप होता है, ठीक है, उस ग्रुप का एक जो शॉर्ट हम नाम कहते हैं या फिर एक ग्रुप का जो अलग से एक नाम आता है, ग्रुप का अलग से नाम। अब जैसे मैं बोलूँ कि ये एक स्टूडेंट है, ये दो स्टूडेंट है, ये तीन स्टूडेंट है, चार स्टूडेंट है, ठीक है, और आप कहते हो कि सर चार हो गए ना तो उनको स्टूडेंट्स बोल दो, सर कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। नहीं भाई, आपने स्टूडेंट का स्टूडेंट्स किया तो ये तो आपने उसी नाउन को प्लूरल किया ना। मैंने क्या कहा, कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है कि जो ग्रुप बना है उस ग्रुप का एक अलग नाम आना चाहिए। अब जैसे चार स्टूडेंट्स का ये ग्रुप है तो या तो आप इसको ऐसे बोल लो, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, लेकिन अगर आप इसी को, ये जो चार मैंने बोले अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, इन चार को अगर मैं एक शब्द में बोलूं तो मैं क्या बोलूंगा मेरे भाई? मैं बोलूंगा क्लास। क्या बोलूंगा मैं? क्लास। अगर एक जगह एकत्रित है, पढ़ रहे हैं बैठकर, तो क्या बोल सकते हैं? क्लास बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं। तो ग्रुप का एक अलग जो नाम आया, इसको हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिव नाउन। और अच्छे से समझने के लिए नाउन की जो मेरी वीडियोस है A to Z में, सबसे स्टार्टिंग में मैंने वही पढ़ाया, तो आप वो जाकर देख लेना, आपको वहां से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। और जो कलेक्टिव नाउन है ना, इसके ऊपर अभी आगे और भी मतलब रूल आएगा। कलेक्टिव नाउन में क्या होता है, कई बार जो वर्ब है वो सिंगुलर आ जाता है और कई बार जो वर्ब है वो क्या आ जाता है? प्लूरल आ जाता है। उसके बारे में आगे हम समझेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ में। अभी फिलहाल देखो ये क्या लिखा हुआ है, अ गैंग ऑफ रॉबर्स। तो देखो ऑफ क्या है? प्रपोजिशन है। मैं इतनी देर से आपको समझा रहा हूं, और प्रपोजिशन अपने बाद एक ऑब्जेक्ट कैरी करता है। ठीक है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो भाई, मैंने बोला अ गैंग, एक गैंग है, तो गैंग तो रॉबर्स की भी होती है, गैंग तो थीव्स की भी होती है, गैंग तो डेकॉइट्स की भी होती है। मतलब चाहे रॉबर्स हो, थीव्स हो, डेकॉइट्स हो, ठीक है, उन सबके गैंग्स होते हैं। तो आपको अगर मैं बोलूँ अ गैंग, तो आपके मन में एक प्रश्न आएगा ना, सर किसका गैंग है? तो आप अगर मैंने कह दिया ऑफ रॉबर्स है तो आप कहोगे हाँ सर, अब हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल गई। यानी कि जब आपने बोला ऑफ रॉबर्स तो सर आपने इसी गैंग को आपने क्या किया, इसके बारे में ही आपने एडिशनल इंफॉर्मेशन यहां पर दी है। तो जो ऑफ रॉबर्स है ना भैया, ये क्या है? आपका सब्जेक्ट क्वालिफायर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको पता है जो वर्ब है वो आता है अकॉर्डिंग टू द मेन सब्जेक्ट, ना कि क्वालिफायर। तो मेन सब्जेक्ट क्या है? अ गैंग। अ गैंग, एक गैंग की बात हो रही है ना पूरे, हम रॉबर्स की बात नहीं कर रहे हैं यहां पर, हम उन रॉबर्स के एक गैंग की बात कर रहे हैं। तो विथ सिंगुलर है ना, तो यहां पर क्या आ जाएगा? वॉज। ठीक है। रॉबर्स के एक गैंग को अरेस्ट किया गया कल रात, रॉबर्स के एक गैंग को। ठीक है भाई, आगे देखो ऐसी सेम है, देखो अ टीम कलेक्टिव नाउन है, ऑफ प्लेयर्स, प्लेयर्स की एक टीम है, हैज या हैव, तो यहां पर क्या आ जाएगा? हैज आ जाएगा, क्योंकि आपको मेन सब्जेक्ट को देखकर लगाना है। मेन सब्जेक्ट क्या है? अ टीम है। ये क्या है? सब्जेक्ट क्वालिफायर है। टीम किसकी है? प्लेयर्स की। तो यहां पर क्या आ जाएगा? हैज कम हियर। ठीक है, कि प्लेयर्स की एक टीम है जो यहां पर आ चुकी है। अब एपोजिशन क्या होता है सर? देखो, अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वर्ड्स, दो या दो से अधिक शब्दों के बीच में ना एक रिलेशनशिप होता है, या फिर कह सकते हो दो फ्रेजेस के बीच में या दो से ज्यादा फ्रेजेस के बीच में एक रिलेशन होता है, इन विच, जिसमें द टू यूनिट्स आर ग्रामेटिकली पैरेलल। जो दोनों यूनिट्स होते हैं, यानी कि अगर मान लो मैं एक यूनिट ये है, एक यूनिट ये है, और अगर मैं इस सेंटेंस के अंदर क्या लगा रहा हूं? एपोजिशन। क्या लगा रहा हूं? एपोजिशन। तो एपोजिशन का मतलब जानते हो क्या होता है? कि ये दोनों पैरेलल है, यानी कि ये दोनों एक ही हैं। एपोजिशन का मतलब यही होता है कि दो यूनिट्स मैं अलग अलग लिखूंगा, लेकिन असल में वो दोनों क्या होंगे? एक ही होंगे। इसको हम बोलते हैं क्या? एपोजिशन। एंड हैव द सेम रेफरेंट, और दोनों का जो रेफरेंट होगा, देखो रेफर का मतलब क्या होता है? किसी की ओर संकेत करना, रेफर करना। तो जिसकी तरफ कर रहे हो वो क्या बन जाएगा? रेफरेंट बन जाएगा। यानी कि इन दोनों यूनिट का जो रेफरेंट होगा वो एक सेमी व्यक्ति होगा,
यानी कि यहां पर एक शब्द लिखा मैंने और यहां पर एक शब्द लिखा मैंने, लेकिन ये दोनों के दोनों जो शब्द है ना, ये किसी एक ही व्यक्ति को इशारा करेंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं? एपोजिशन। इन दोनों के बीच में जो संबंध है, इन दोनों के बीच में जो क्या है? संबंध है, उसी संबंध को क्या बोलेंगे मेरे भाई? एपोजिशन। समझ में आया कि दो शब्द लिखे मैंने, एक ये, और इन दोनों के बीच में एक संबंध स्थापित किया। कैसा संबंध? कि ये दोनों जो है ना, ये दोनों, ये असल में किसी एक ही पर्टिकुलर व्यक्ति या वस्तु की ओर क्या कर रही है? इशारा कर रही है। तो इन दोनों के बीच में जो संबंध हुआ, इसको हम क्या बोलते हैं? एपोजिशन। तो ध्यान रखना, एपोजिशन के केस में क्या होता है, जो आपका पहले वाला सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना होता है? वर्ब को लगाना होता है। समझाता हूं कैसे। देखो जैसे मैंने लिखा यू, तुम, सौरभ। हमेशा ध्यान रखना, एपोजिशन यूज करने के लिए आपको ये जो कॉमा है इसको यूज करना पड़ेगा। पहले मैंने बोला यू, पॉज लेना, यू, सौरभ। तो यहां पर ये जो यू और सौरभ है, ये क्या लगता है आपको? दो लोग हैं, ये दो व्यक्ति हैं। तो आप कहोगे नहीं सर, ये तो एक ही है। जैसे मेरे सामने कोई व्यक्ति खड़ा है, मैंने कहा यू, सौरभ, तुम, सौरभ। जैसे मान लो 3-4 लोग हैं, मेरी बात को समझना, और उन 3-4 की तरफ मैंने इशारा नहीं किया हाथ से, मैंने सीधा बोला तुम। अब चारों देख रहे हैं कि कौन किसको बोल रहे हैं सर, तो मैंने कहा सौरभ। क्या बोला मैंने? तुम, सौरभ। यानी कि जो मेरा तुम है और जो मेरा सौरभ है, दोनों के दोनों जो मैंने बोले, ये एक ही व्यक्ति तो हैं। यानी कि तुम के बीच में और सौरभ के बीच में क्या कनेक्शन है? कि ये दोनों जो हैं किसी एक ही व्यक्ति को इशारा कर रहे हैं। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशन हुआ ना, इसी को एपोजिशन कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो एपोजिशन वाले केस में ध्यान रखना मेरे भाई, एपोजिशन वाले केस में क्या होगा? ये जो पहला वाला आपका सब्जेक्ट होता है ना, पहला वाला जो सब्जेक्ट होता है, इसी के अकॉर्डिंग आपको क्या करना होता है? यहाँ पर वर्ब लगाना होता है, पहले वाले के अकॉर्डिंग। ध्यान रखना। अब देखो यू के साथ देखोगे तो भाई आपको पता है, यू जो है, यू चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, लेकिन इसके साथ में जो वर्ब आता है वो हमेशा प्लूरल आता है, ये आप जानते हो भाई। यू जो है एक ऐसा प्रोनाउन है जो सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। जैसे मैंने बोला यू, मैं एक को बोल रहा हूँ यू, तो यू सिंगुलर हो गया। अब बहुत सारे बैठे हुए, मैं क्या बोल रहा हूँ? यू, तो यू प्लूरल हो गया। तो यू चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, लेकिन इसके साथ में जो वर्ब आता है वो हमेशा प्लूरल आता है। तो अगर आप यू के अकॉर्डिंग लगाओगे इन दोनों में से, तो आपको पता है यू के साथ प्लूरल वर्ब आएगा। और मैंने कल आपको बताया था, अगर किसी भी वर्ब के अंदर आप एस या ई एस या आई ई एस लगाते हो तो वो उस वर्ब को सिंगुलर बना देता है। मैंने बताया था, देखो नाउन के साथ अगर आप लगाते हो, अगर आप किसी नाउन में एस या ई एस लगा देते हो या आई एस लगा देते हो, तो वो क्या बन जाता है? प्लूरल बन जाता है। लेकिन जब आप यही चीज वर्ब में करते हो तो वर्ब को वो सिंगुलर बना देता है। तो आप कहोगे सर यू के साथ तो प्लूरल आता है ना सर, तो यू के साथ तो ईट्स नहीं आ सकता, यू के साथ ईट आ सकता है, क्योंकि ईट्स तो सिंगुलर हो जाएगा, क्योंकि वर्ब में एस ई एस लग गया तो वो सिंगुलर बन गया। समझ में आ रहा है? और अगर सर सौरभ के अकॉर्डिंग लगाएंगे तो सर सौरभ तो सिंगुलर है, तो इसके साथ हमें क्या लगाना पड़ेगा? ईट्स लगाना पड़ेगा। यानी कि दोनों के साथ अलग अलग वर्ब की फॉर्म की रिक्वायरमेंट है, लेकिन हमें यहाँ पर जो लगाना है वो लगाना है पहले वाले के अकॉर्डिंग। एपोजिशन का केस आ गया यहाँ पर, ठीक है भाई। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सॉरी, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? ईट, क्योंकि पहला वाला क्या है आपका? यू है ना, और यू के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ईट आ जाएगा। तो यू, सौरभ, ईट हेल्दी। ठीक है, आगे देखो, आई, मैं, योर फादर, तुम्हारा पिता, एम या इज, फॉरबिडिंग यू, मना कर रहा हूं तुम्हें, टू डू दिस, टू डू दैट, वो करने से तुम्हें मना कर रहा हूं। आई, मैं, उसके बाद क्या आया? कॉमा, यानी कि पॉज लिया मैंने। आई, मैं, जैसे मैं किसी को बोल रहा हूं मैं, फोर्सफुली बोल रहा हूं मैं कौन? तुम्हारा पिता। तो मैंने क्या किया? फोर्सफुली बोला कि मैं कौन? तुम्हारा पिता। यानी कि जो मैं हूं और ये जो तुम्हारा पिता है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? कि ये दोनों किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को इशारा कर रहे हैं, और इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है उसी को हम क्या बोलेंगे? एपोजिशन। जब दो शब्दों के बीच में एक रिलेशन आप एस्टैब्लिश कर देते हो, कैसा रिलेशन? कि वो दोनों किसी एक ही की ओर संकेत करें, यानी कि उन दोनों का जो रेफरेंट है, ये जो व्यक्ति, इसको रेफरेंट बोलेंगे, इन दोनों का रेफरेंट कौन है? एक ही है, अलग अलग व्यक्ति नहीं है, एक ही रेफरेंट है दोनों का। ठीक है भाई, तो यानी कि ये एपोजिशन का केस हो गया। और एपोजिशन के केस में मैंने आपको क्या बताया? जो आपका वर्ब आता है वो आता है अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट वन। तो फर्स्ट क्या है? आई है, तो मेरे भाई आई के साथ क्या आता है? एम आता है। ये प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, और आप नोट करते हुए चल रहे होंगे और आप साथ साथ में क्वेश्चन को सॉल्व भी कर रहे होंगे। ठीक है भाई, अगला देखो क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ 1/3 ऑफ, कॉन्सेप्ट ऑफ 2/3 ऑफ, या 3/4 ऑफ, ठीक है, या फिर अ क्वार्टर ऑफ, या फिर 1/4 ऑफ, या फिर द रेस्ट ऑफ, या फिर 5% ऑफ, 10% ऑफ, 30% ऑफ, जो भी है। इन सब के केस में क्या होता है? देखो 1/3 का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो ये है, मैथ्स के अंदर आप पढ़ते होंगे ना, तो जैसे मैं बोलूँ मैं इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दूंगा इस तरीके से, ये है, ठीक है, मैंने एक सर्कल को 3 हिस्से में डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? 1/3। मैंने क्या बोला? मान लो तीनों बराबर ही हैं, तो इस वाले पोर्शन को हम क्या बोलेंगे? 1/3। ये भी क्या है? 1/3, और ये भी क्या है? 1/3, ये भी क्या है? 1/3। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है।
और जैसे मैं अगर इसको 4 में डिवाइड कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, 1/4, 1/4, ये 1/4, ये 1/4। समझ में आया? अगर मान लो मैं इस 1/3 की जगह पर मैं यहाँ पर 2 लिख दूं, ठीक है, 2। अब आपको पता है जब 2 हो गया तो 2 के बाद तो प्लूरल आएगा भाई, यहाँ पर 1 है तो 1 के साथ सिंगुलर आता है इसलिए थर्ड है। लेकिन अगर मैं इस 1 की जगह 2 कर दूं तो फिर क्या हो जाएगा, 2 और इस थर्ड का क्या बन जाएगा, थर्ड्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 2/3। नाउन के अंदर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा हाइफन वाला। जैसे मैं बोलता हूं आई सॉ अ 5 फुट कोबरा। आपने नाउन के अंदर एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि होता क्या है, जब आप हाइफन की मदद से एक डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव आपको पता क्या होता है, एक निश्चित संख्या को बताने वाला जो एडजेक्टिव होता है उसको हम बोलते हैं डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। और इसके बाद में हाइफन के बाद में फिर जो नाउन होगा ना, चाहे यहां पर कोई भी डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव हो, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो, ये जो नाउन है ये हमेशा सिंगुलर की फॉर्म में रहता है। तो आप कहोगे सर यहां पर भी तो हाइफन है, सर यहाँ पर भी हाइफन है तो सर इसको भी सिंगुलर में होना चाहिए सर। लेकिन सर आप मुझे बताओ, ये एक डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव है लेकिन ये एक नाउन थोड़ी है, ये तो पोर्शन को बताने वाला एक शब्द है ना। समझ में आया? तो यहाँ पर ध्यान रखना 2/3 होगा। ऐसे अगर मैं यहाँ पर 3 कर दूँ तो भी क्या होगा, 3/3। ठीक है, वैसे 3/3 कुछ होता ही नहीं है, अगर लॉजिकली देखा जाए तो 3/3 कुछ होता नहीं, क्योंकि देखो 1/3 का मतलब क्या है, ये वाला एक हिस्सा, 2/3 का मतलब क्या है, ये दोनों हिस्से, ये दोनों के दोनों, और 3/3 अगर आप बोलते भी हो तो पूरा ही बन गया ना वो तो 3/3 कुछ नहीं होगा। ठीक है, ऐसे क्या हो जाएगा, 3/4 हो सकता है, जैसे ये है ना, तो ये हो गया 1/4। अगर इन दोनों को मिला दूं तो क्या हो जाएगा, 2/4। क्या हो जाएगा, 2/4। अगर तीनों को मिला दूं तो 3/4। क्या हो जाएगा, 3/4। लेकिन 4/4 तो नहीं बोल सकते ना। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि वो तो पूरा एक ही बन जाएगा फिर। इस चीज को समझो आप लॉजिकली। ठीक है भाई, आगे देखो। तो फ्रैक्शन को बताने वाले जो शब्द हैं ये सारे के सारे मैंने लिख दिए हैं। ऐसे क्या होता है, अ क्वार्टर ऑफ, 1/4, या फिर 1/4 ऑफ कह सकते हो, या फिर द रेस्ट ऑफ कह सकते हो, बचे हुए, जो द रेस्ट ऑफ का मतलब बचे हुए, या फिर 5% ऑफ, 2% ऑफ, 3% ऑफ, 4% ऑफ, एटसेट्रा। क्या लिखा है मैंने, द अबव मेंशन्ड फ्रैक्शंस, जो ऊपर दिए गए फ्रैक्शंस हैं या जो वर्ड्स हैं, आर नॉट ट्रीटेड एज द मेन सब्जेक्ट। आप इनको कभी भी मेन सब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट नहीं करते। मेरी बात को समझना, मैं आपको लॉजिकली भी समझाऊंगा। इनको कभी भी सेंटेंस में मेन सब्जेक्ट की तरह ट्रीट आप नहीं कर सकते, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है भाई, देखो समझाता हूं कैसे। देखो क्या लिखा है मैंने, 1/3, ठीक है, या 2/3 या 3/4 ऑफ द एम्प्लॉइज, ऑफ द एम्प्लॉइज, ऑफ द एम्प्लॉय। अब यहां पर ना कई बच्चे ना उस ऑफ वाले कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे कि सर आपने बताया था कि जो ऑफ है ना ये सर प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन अपने साथ में सर ऑब्जेक्ट कैरी करता है। क्या कैरी करता है, ऑब्जेक्ट। तो सर यहां पर जो हमारा वर्ब आएगा ना वो तो सर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। तो सर सब्जेक्ट तो यही हुआ ना, लेकिन अभी मैंने आपको क्या बताया कि इसको कभी भी एज अ सब्जेक्ट आप ट्रीट नहीं करते। एक चीज बताओ, लॉजिकली बताना मुझे, एक चीज समझो। जैसे मैंने बोला मान लो एक पिलर है, ठीक है, एक पिलर है, ये समझ के चलना ध्यान से। या फिर ऐसे करके चलते हैं, एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है, और एक कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया गया है बिल्डिंग को तोड़ने का। क्या करने का, बिल्डिंग को तोड़ने का। बहुत बड़ी बिल्डिंग है तो बिल्डिंग को वो ऊपर से तोड़ना शुरू करेगा, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, ठीक है, ऊपर से तोड़ना शुरू करेगा। आप एक बात बताओ, अगर उस कॉन्ट्रैक्टर ने बिल्डिंग का इतना जो पोर्शन है वो तोड़ दिया, इतना पोर्शन क्या कर दिया, तोड़ दिया, तो क्या बोलेगा कि बिल्डिंग का मैंने क्या कर दिया है, 50%, बिल्डिंग का 50% क्या कर दिया, तोड़ दिया है। आप मुझे बताओ, बिल्डिंग का 50% तोड़ा है तो उसने 50% नाम की कोई चीज थोड़ी तोड़ी है, उसने इसी बिल्डिंग का जो आधा हिस्सा यानी कि तोड़ा था उसने बिल्डिंग को ही है ना। मेरी बात को समझो। अगर मैं बोलूं कि बिल्डिंग का 50% तोड़ दिया है तो यानी कि उसने 50% को नहीं तोड़ा, उसने इसी बिल्डिंग के 50% को, यानी कि तोड़ा तो असल में बिल्डिंग को ही है ना। असल में काम तो बिल्डिंग पे हुआ है, 50% पे कोई काम नहीं हुआ है। काम किस पे हुआ है, बिल्डिंग पे ही हुआ है। तो जो आपका मेन सब्जेक्ट इसमें होता है वो बिल्डिंग होता है, या फिर जो भी इसके बाद नाउन दिया गया रहता है वो नाउन आपका मेन सब्जेक्ट बन जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब जैसे यहां पर देखो क्या लिखा है, 1/3 या 2/3 या 3/4 ऑफ द एम्प्लॉइज डैश ऑन स्ट्राइक। अब आप मुझे बताओ यहां पर क्या आएगा, इज आएगा, आर आएगा, क्या आएगा यहां पर बताओ। पहले आप इस क्वेश्चन को कर लो। यहां पर कितने क्वेश्चन दिए मैंने, 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, 1 2 और 3। इन तीनों को कर लो फटाफट से और आप मुझे बताओ क्या आएगा यहां पर, जल्दी से, फास्ट। स्क्रीन को पॉज करो और स्क्रीन को पॉज करके करो फटाफट से, जल्दी। हो गया भाई, हो गया होगा आई होप।
चलो देखो क्या लिखा है यहाँ पर, 1/3 या 2/3 या 3/4 ऑफ द एम्प्लॉय। अभी मैंने आपको बताया था कि इनको आप एज अ सब्जेक्ट ट्रीट कभी भी नहीं कर सकते, तो यहाँ पर कुछ भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपका जो सब्जेक्ट होगा वो तो यही होगा ना। अब मुझे बताओ ये क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, क्या लिखा है मैंने, ऑफ द एम्प्लॉयज, ऑफ द एम्प्लॉयज। अगर ये प्लूरल हुआ तो यहाँ पर जो आपका वर्ब आएगा वो भी क्या आएगा, प्लूरल आएगा। तो प्लूरल के लिए आपको पता है इज होता है, आर होता है, तो आपको सर आर होता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आर। ये चीज़ ध्यान में रखना कि जब भी फ्रैक्शन की बात हो या परसेंट की ऐसे बात हो तो वहाँ पर इनको आप एज अ मेन सब्जेक्ट ट्रीट नहीं करते, इसके बाद जो आपका नाउन दिया गया रहेगा उसको आप मेन सब्जेक्ट मानते हो। ऐसी अगला क्या लिखा है, 50% ऑफ द बिल्डिंग, 50% ऑफ द बिल्डिंग। तो देखो ये तो सब्जेक्ट नहीं हो सकता, सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट ये होगा ऑफ द बिल्डिंग, 50% ऑफ द बिल्डिंग। अब मुझे बताओ बिल्डिंग सिंगुलर है प्लूरल है, यहाँ पर जो बिल्डिंग है वो सिंगुलर, देखो यहाँ पर एम्प्लॉयज प्लूरल था ना, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लगाया था, आर लगाया था, लेकिन यहाँ पर जो बिल्डिंग है वो तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में हैज़ आता है, हैव आता है, तो आपको कोई सर सिंगुलर के साथ में क्या आता है, हैज़ आता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हैज़। तो क्या लिखा हमने, 50% ऑफ द बिल्डिंग हैज़ बीन डेमोलिश्ड, कि बिल्डिंग का जो 50% हिस्सा है उसको तोड़ा जा चुका है, लेकिन तोड़ा तो असल में बिल्डिंग को ही गया है ना। 50% तो क्या है, एक हमारे द्वारा अज्यूम किया गया एक वो है परसेंट है 50%, यानी कि कोई भी चीज़ अगर आधी हो गई तो हमने बोल दिया 50% है, लेकिन काम किस पे हुआ है, बिल्डिंग पे हुआ है ना एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो, ठीक है। ऐसे देखो 1/3 या 2/3 या 3/4 ऑफ द वर्क। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसको तो सब्जेक्ट नहीं मान सकते आप, इसको तो सब्जेक्ट आप नहीं मान सकते, तो आपका सब्जेक्ट क्या है, ऑफ के बाद जो यहाँ पर नाउन है यह आपका सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पर नाउन क्या है, द वर्क, और आप अच्छे से जानते हो कि वर्क क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, और वर्क के साथ हमेशा क्या लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैज़ आ जाएगा, ठीक है। अनकाउंटेबल है लेकिन वर्क को हम प्लूरल बना सकते हैं। अगर आपने नाउन पढ़ा है तो आपको पता होगा कि वर्क को अगर आपको सिंगुलर की तरह ट्रीट करना है, देखो अभी तो फिलहाल ये अनकाउंटेबल है, अगर आप इसको सिंगुलर की तरह ट्रीट करना चाहते हो तो आप क्या बोलते हो, अ पीस ऑफ वर्क, क्या बोलते हो, अ पीस ऑफ वर्क। इसको सिंगुलर अगर बनाना है, अगर इसको प्लूरल बनाना है तो वैसे तो इसमें कभी भी एस या ईएस ऐड नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है। फिर भी अगर प्लूरल बनाना ही चाहते हो कि सर हमें तो प्लूरल बनाना है, तो आप क्या करोगे, इस पीस को क्या कर दोगे, पीसेस, क्या कर दोगे, पीसेस ऑफ, और वर्क का क्या रहेगा, वर्क रहेगा। अब आपकी मर्जी यहाँ पर लिख दो 2 pieces ऑफ वर्क या सम pieces ऑफ वर्क, आपकी मर्जी आप लिख दो यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या है, सिंगुलर है ना फिलहाल ये, तो इसलिए क्या आ गया यहाँ पर, हैज़ आ गया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि इनको कभी भी मेन सब्जेक्ट की तरह ट्रीट नहीं करना, इनके बाद जो नाउन दिया गया रहेगा वो आपका मेन सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। और लॉजिक भी मैंने आपको बता दिया है। इफ 2 subjects आर एडेड बाय यूजिंग एज वेल एज, ये आपको पता है, एज वेल एज या विद या अलॉन्ग विद, ठीक है, या फिर टुगेदर विद या इन एडिशन टू, एंड नॉट, एक्सेप्ट एंड बिसाइड्स। अगर इनकी मदद से आप 2 सब्जेक्ट्स को क्या करते हो, ऐड करते हो, तो उस केस में क्या होता है, सो द वर्ब विल बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। ध्यान रखना कि अगर आप इनकी मदद से 2 सब्जेक्ट्स को जोड़ रहे हो, किनकी मदद से, एज वेल एज, विद, अलॉन्ग विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, एंड नॉट, एक्सेप्ट एंड बिसाइड्स, इनकी मदद से, तो आपका जो वर्ब है वो आएगा अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। जैसे देखो आई, अलॉन्ग विद आए यहाँ पर, दिख रहा है आपको ऊपर, अलॉन्ग विद माई पेरेंट्स, देखो यहाँ पर 2 सब्जेक्ट्स को मैंने अलॉन्ग विद की मदद से जोड़ दिया, तो आगे जो आपका वर्ब है वो आएगा अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट, और फर्स्ट क्या है, आई है, तो आई के साथ क्या आता है, एम आता है। कुछ लोग कहेंगे सर यहाँ पर पेरेंट्स है, तो एग्जाम में क्या गलती करके आ जाएंगे, पेरेंट्स तो प्लूरल होता है, तो वो क्या कर देंगे, यहाँ पर आर लगा देंगे, क्या कर देंगे, यहाँ पर आर लगा देंगे, लेकिन आपको पता है आर क्या है, गलत है, आएगा अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट। ऐसी क्या है, गोपाल टुगेदर विद, देखो टुगेदर विद है ऊपर, है ना लिखा हुआ, ये रहा टुगेदर विद, गोपाल टुगेदर विद हिज सिस्टर्स, तो देखो गोपाल और हिज सिस्टर्स, ये 2 सब्जेक्ट्स को मैंने टुगेदर विद से जोड़ा। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, याद होना चाहिए आपको। तो आगे जो वर्ब है वो आएगा अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट, यानी कि गोपाल है तो गोपाल के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा। और वैसे वर्ब ही नहीं, आगे कोई भी अगर आप प्रोनाउन लगाते हो या कोई भी अगर आप एडजेक्टिव लगाते हो तो वो भी किसके अकॉर्डिंग आता है, वो भी फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग ही आता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। दे एज वेल एज, तो यहाँ पर आ गया एज वेल एज मतलब और तो और, दे एज वेल एज देयर कोच, कि वे और तो और उनके कोच, तो यहाँ पर 2 सब्जेक्ट्स को मैंने क्या किया है, मैंने एज वेल एज की मदद से जोड़ा है। पहला वाला प्लूरल है और दूसरा वाला सिंगुलर है, कोच तो एक ही है ना, देयर कोच तो एक ही है, तो यहाँ पर जो आना चाहिए, कई बच्चों को लगेगा कि कोच सिंगुलर है तो हैज़ आना चाहिए, लेकिन हैव क्यों है आपको पता है, क्योंकि जो मेन सब्जेक्ट है वो पहला वाला है, यानी कि यहाँ पर क्या है, दे है, तो दे के साथ क्या आएगा, हैव आ जाएगा। अगला, नो वन एक्सेप्ट, देखो एक्सेप्ट की मदद से मैंने जोड़ा, ये लिखा है इधर, एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, को छोड़कर, नो वन एक्सेप्ट यू,
नो वन एक्सेप्ट यू, कि तुम्हें छोड़कर बाकी कोई भी ऐसा नहीं है हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। नो वन एक्सेप्ट यू मतलब तुम्हें छोड़कर और कोई भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, यानी कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल असल में कौन है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल असल में कौन है, तुम हो, ठीक है। मेन सब्जेक्ट तो यू है, अगर देखा जाए तो कि नो वन एक्सेप्ट यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, कि तुम्हारे अलावा कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तुम्हारे अलावा कोई भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, सॉरी मेन सब्जेक्ट ये है नो वन। तो नो वन के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया जो पहला वाला सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब आपका आ जाएगा। तो नो वन एक्सेप्ट यू इज रिस्पॉन्सिबल, कि तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है, और कोई नहीं है, तो यानी कि जो है ये इसी के अकॉर्डिंग तो आएगा, और कोई नहीं है, ठीक है। अगला देखो क्या लिखा है, हार्ड वर्क इन एडिशन टू, क्या लिखा है, इन एडिशन टू परजीवरेंस। परजीवरेंस का मतलब आपको पता है ना, निरंतर रूप से जब आप मेहनत करते रहते हो, प्रयास करते रहते हो, ठीक है। हार्डवर्क इन एडिशन टू का मतलब क्या होता है, के साथ साथ। हार्डवर्क इन एडिशन टू परजीवरेंस इज द की टू सक्सेस। तो आपको पता है इन एडिशन टू की मदद से, कहाँ गया, इधर लिखा है मैंने इधर, ये रहा देखो, इन एडिशन टू लिखा है ना। तो जब आप इसकी मदद से दो सब्जेक्ट्स को जोड़ते हो, हार्डवर्क और परजीवरेंस, तो आपका जो वर्ब आएगा वो पहले वाले के अकॉर्डिंग आएगा। पहला वाला क्या है, हार्डवर्क है, जो कि सिंगुलर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा, ठीक है। ये आप सबने पहले भी पढ़ा होगा और फिर मैंने एक बार करवा दिया, तो आप इसको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अगला देखो, ये लास्ट रूल है आज का, इसको समझ लो, उसके बाद फिर हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लास्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर मैं आपको 2-3 अच्छी चीज़ें बताने वाला हूँ, ध्यान से देख लेना, ठीक है। चलो देखो, सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड विद मोर देन, जब ऐसा वाला स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे जाए, मोर देन के साथ में क्या हो, सिंगुलर नाउन हो, मोर देन लिखा हो और मोर देन के साथ में क्या हो, सिंगुलर नाउन हो, तो उसके साथ में जो वर्ब है आपका वो भी क्या आ जाएगा भाई, सिंगुलर। अगर आपको दिख जाए मोर देन और मोर देन के बाद प्लूरल नाउन, देखो याद करना तो वैसे बहुत आसान है, अभी मोर देन है, मोर देन के बाद सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब आ जाएगा। अगर मोर देन के बाद प्लूरल नाउन है तो उसके बाद क्या आ जाएगा, प्लूरल वर्ब आ जाएगा। वर्ब क्या आ जाएगा भैया, प्लूरल आ जाएगा, ठीक है, प्लूरल वर्ब आ जाएगा। यहाँ पर आसान है, इसको याद रखना। इसके पीछे रीज़न बताता हूँ, अभी रीज़न क्या है, पहले इसको एग्जाम्पल्स को आप खुद करो एक बार। ये मैंने कॉन्सेप्ट लिखा, इसकी मदद से आप इनको फिल करो चारों क्वेश्चंस को, और उसके बाद मैं आपको इसका बताता हूँ लॉजिक क्या है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। करो जल्दी से इसको, चारों क्वेश्चंस को फटाफट, स्क्रीन को पॉज करके कर लिया करो, ठीक है। चलो देखो क्या लिखा है, मोर देन वन, तो देखो मोर देन, और मोर देन के बाद देखो सिंगुलर नाउन, वन स्टूडेंट। मोर देन के बाद क्या आ गया, सिंगुलर नाउन आ गया, ठीक है भाई, समझ में आ गया। अच्छा, कई बार क्या करेंगे ना बच्चे, क्या करेंगे, मोर देन वन स्टूडेंट्स कर देंगे, मोर देन वन स्टूडेंट्स, क्योंकि अब तक आपने यही पढ़ा कि मोर का मतलब क्या होता है, ज़्यादा। मोर का मतलब क्या होता है, ज़्यादा या बहुत सारे। तो कईयों को लगेगा भाई यहाँ पर मोर है ना, तो यहाँ पर वन स्टूडेंट्स होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वन स्टूडेंट्स। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पर अगर वन है तो ये जो नाउन है वो इसके अकॉर्डिंग लगा रहे हो आप, इसके अकॉर्डिंग नहीं लगाना आपको, ठीक है। मोर देन के बाद में जो नाउन है वो क्या है, सिंगुलर है, ये ध्यान रखना। अगर यहाँ पर वन की जगह मैं 2 कर दूँ तो सिंगुलर बन जाएगा, स्टूडेंट्स बन जाएगा, सॉरी प्लूरल बन जाएगा। मोर देन 2 स्टूडेंट्स या मोर देन 3 स्टूडेंट्स, फिर ये प्लूरल बन जाएगा, ठीक है, याद रखना है इसको। मोर देन वन स्टूडेंट डैश वॉज पनिश्ड। अब मुझे बताओ, देखो ये जो असल में मैं आपको इसका लॉजिक अगर बताऊँ ना, तो जो मोर देन वन है, ये जो मोर देन वन है, मोर देन वन, ये असल में एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की तरह काम करता है। और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आपको पता है क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो है ना वो एक एक करके बात करता है। जैसे मैं बोलता हूँ ना ईच बॉय, अगर मैं बोलता हूँ ईच बॉय हैज़ अ पेंसिल, तो जो ईच है, ये ईच भी क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। तो जब भी मैं किसी डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की बात करता हूँ तो इसका मतलब होता है कि मैं एक एक करके बात कर रहा हूँ। जैसे मैंने बोला ईच बॉय हैज़ अ पेंसिल, तो इसका मतलब क्या है कि प्रत्येक लड़के के पास एक पेंसिल है। मैं इसको ऐसे भी बोल सकता था, एवरी बॉय बोल सकता था, एवरी बॉय हैज़ अ पेंसिल, ऐसे भी बोल सकता था। यहाँ पर जो एवरी है ये भी आपका क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, समझ में आ रहा है। तो जब भी आप डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की बात करते हो तो हमेशा हम किसकी बात करते हैं, एक एक करके। तो इसका मतलब क्या है, हम इसमें भी एक एक करके बात कर रहे हैं, इसीलिए हमने इसको सिंगुलर माना, और इसीलिए इसके बाद जो मोर देन वन की बात कर रहा हूँ ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का काम करता है, इसीलिए इसके बाद जो नाउन है वो क्या है, सिंगुलर है। और आगे आपको पता है जो वर्ब आएगा वो भी क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वॉज। कंफ्यूज मत रहना मेरे भाई। तो मोर देन वन स्टूडेंट वॉज पनिश्ड, ना कि वर पनिश्ड, ठीक है। अब ये थोड़ा सा अलग है, देखो यहाँ पर क्या है, मोर स्टूडेंट्स। अगर मोर हो, देखो अगर मोर के डायरेक्ट बाद आपको नाउन लगाना हो तो पहली बात तो वो काउंटेबल होना चाहिए, क्योंकि मोर आपको पता है काउंटेबल की कैटेगरी में आता है, अनकाउंटेबल के लिए क्या आता है, मच आता है।
मोर के डायरेक्ट बाद अगर आप एक नाउन लगा रहे हो तो पहली चीज तो वो क्या होनी चाहिए, काउंटेबल, और दूसरी चीज वो क्या होनी चाहिए, प्लूरल। अगर डायरेक्ट नाउन लगा रहे हो तो मोर के साथ डायरेक्ट अगर लगा रहे हो तो मोर स्टूडेंट्स हो जाएगा, ठीक है, मोर स्टूडेंट्स। और इसके बाद अगर देन दे रखा हो और देन के बाद अगर सिंगुलर दे रखा हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब तुम्हारा ये जो है ना यही मेन सब्जेक्ट बन जाता है। इस चीज को ध्यान रखना भाई। अगर मोर के साथ में प्लूरल तुम्हें, क्योंकि मोर के साथ तो वैसे भी प्लूरल ही आएगा, अगर डायरेक्ट लगा रहे हो नाउन तो मोर के साथ क्या आएगा, प्लूरल। और अगर ऐसा मिल गया तुम्हें कि मोर के साथ एक डायरेक्ट नाउन है जो प्लूरल है तो यहां पर हमेशा वर्ब क्या आएगा, प्लूरल ही आएगा। मोर स्टूडेंट्स देन वन वर पनिश्ड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखो ये अलग है, यहां पर क्या है, मोर देन है, यहां पर क्या है, मोर देन, और उसके बाद क्या है, वन स्टूडेंट। वैसे असल में देखा जाए तो मोर देन वन ये पूरा एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की तरह काम करता है, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या था, मोर स्टूडेंट्स, मोर के डायरेक्ट बाद यहां पर क्या है, प्लूरल नाउन है जो कि प्लूरल ही होगा हमेशा, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, प्लूरल वर्ब। तो मोर स्टूडेंट्स देन वन वर पनिश्ड। अगला देखो क्या लिखा है, मोर देन 5 पीपल। तो अभी मैंने क्या बताया ऊपर, जब मोर देन के बाद में क्या हो, प्लूरल नाउन हो, तो देखो मोर देन है और उसके बाद में क्या है, प्लूरल नाउन है, ठीक है। मोर देन 5 पीपल, अब आपको पता है जो वर्ब है वो प्लूरल बन जाएगा, सिंपल है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। मोर देन 5 पीपल आर नीडेड फॉर दिस जॉब। मोर देन 1 मैन, देखो फिर से वही चीज, मोर देन 1, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का काम करता है। तो इसके बाद नाउन तो वैसे भी सिंगुलर ही होगा, जो कि सिंगुलर ही है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर नाउन ही सिंगुलर बन गया तो जाहिर सी बात है आगे वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा, जैसे मैंने यहाँ पर बताया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा, ठीक है। मोर देन 1 मैन इज नीडेड फॉर दिस जॉब। ऐसी एक कॉन्सेप्ट होता है, आपको पता होगा, मैं आपको लिखकर समझा देता हूँ। आपने पढ़ा होगा मैनी अ, ठीक है, या फिर क्या होता है, मैनी एन। ये भी याद रखना, मैनी अ या मैनी एन, ये भी क्या करता है, एक डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव का ही काम करता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इसके बाद भी अगर ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है तो मतलब एक एक करके बात करेगा, इसीलिए हमेशा ध्यान रखना। अब आज तक आपने पढ़ा होगा, इसके बाद हमेशा जो नाउन आता है वो क्या आता है, सिंगुलर आता है। नाउन क्या आता है, हमेशा सिंगुलर आता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एक एक करके बात करता है। तो इसलिए मैनी अ या मैनी एन के बाद जो नाउन आपका आएगा ना भाई, वो क्या आ जाएगा, सिंगुलर आ जाएगा। और अगर नाउन सिंगुलर बन गया तो आगे जो भी आपका वर्ब आएगा या जो भी आपका एडजेक्टिव आएगा या जो भी आपका प्रोनाउन आएगा, ये सारा का सारा भी क्या रहने वाला है मेरे भाई, ये सारा भी रहने वाला है आपका सिंगुलर। आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको इसका लॉजिक बता दिया, ठीक है, कि मैनी अ मैनी एन के बाद सिंगुलर नाउन क्यों आता है, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव की तरह काम करता है। यानी कि जब आप बोलते हो मैनी अ सोल्जर हैज sacrificed his life for the country, ठीक है। क्या लिखा मैंने, मैनी अ सोल्जर। एग्जाम में बच्चे गलती क्या करेंगे, मैनी को देखकर सोल्जर्स कर देंगे, क्योंकि मैनी के बाद तो प्लूरल आता है। लेकिन ध्यान रखना, मैनी अ के बाद सिंगुलर नाउन और आगे सारी चीजें भी सिंगुलर। जैसे देखो हैज भी सिंगुलर है, हिज भी सिंगुलर है, तो दोनों चीजें क्या है, सिंगुलर। तो ये बिल्कुल क्या है, सेंटेंस करेक्ट है। इसकी मीनिंग क्या है, मैनी अ सोल्जर, देखो अ सोल्जर मतलब एक सिपाही, और ऐसे एक एक करके बहुत सारे सिपाही, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। देखो एक सिपाही है मान लो, और मैंने क्या बोला, ऐसे ही एक एक करके बहुत सारे सिपाही। ये एक सिपाही है और ऐसे ही एक एक करके बहुत सारे एक एक सिपाही। तो ये मतलब है इसका कि मैनी अ सोल्जर, की अ सोल्जर और ऐसे ही अ सोल्जर जो है ना, ऐसे ही बहुत सारे अ सोल्जर, ये मतलब है एक्चुअल में इसका। इसलिए आगे जो है वर्ब भी सिंगुलर और आगे जो है प्रोनाउन भी आपका वो क्या है, सिंगुलर है, सॉरी एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और आपने इसको भी नोट कर लिया होगा। कल की वीडियो में आपसे मिलूंगा मैं नेक्स्ट क्लास के साथ में। अच्छे से पढ़ते रहो मेरे भाई, तब तक के लिए जय हिंद।